होम्योस्टेसिस के चैप्टर से आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे बड़ा जो मसला था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा हो गया। यूरिन का बनना, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स और यूरिन को कंसंट्रेट कैसे किया जाए वो सारा हो गया। आप सभी से क्लास के बाद रिवीजन ले लूँगा, ठीक है? थोड़ा सा किस तरह आज का टॉपिक है यूरिनरी इन्फेक्शन। छोटे जस्ट टच देंगे किडनी स्टोन्स को और डायलिसिस को, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट जो आपको बताया गया था कि किडनी के अंदर इस इलाके का नाम था रेनल पेल्विस और ये क्या था? यूरेटर, ठीक है? नीचे आकर इसके यहां पर क्या था? यूरिनरी ब्लैडर था। यूरिनरी ब्लैडर में इसको यू भी लिख लेता हूं। एंड लास्ट वन वाज द यूरिथ्रा। ये ट्रैक्ट है, एक नाली है। बेशक यहां पर वो फूला हुआ है, यहां पर पाइप है, यहां पर बेग नमा हो गया और फिर से नाली हो जाती है। दिस इज यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। खासकर जो यूरिथ्रा है इसमें, ब्लैडर में और यूरेटर में बहुत कम इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन अगर होता है तो यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में होता है। बुक में ये भी मेंशन है कि मेल्स आर लेस इन्फेक्टेड, फीमेल में ज्यादा इन्फेक्शन। ये पॉइंट आप अपने साथ नोट कर लीजिए, ठीक है? अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें हम क्या क्या नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 यूरिथ्राइटिस। मेडिकल वर्ल्ड में ये जो टिस आएगा जब भी, इसका मतलब ये है इन्फ्लामेशन। बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल्स दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट में है। इन्फ्लामेशन का मतलब ये है कि ये सेल्स अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर लेते हैं, ये सेल्स, कि उन केमिकल्स की वजह से ये इलाका जो है ये सुर्ख हो जाता है, रेडनेस शो कर लेता है, इसमें दर्द भी हो जाता है, ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक लफ्ज़ हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, वो है इन्फ्लामेशन। सो ये जो टिस है ये तो इन्फ्लामेशन हुआ। यूरिथ्राइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा। जब यूरिथ्रा में इन्फेक्शन आ जाए तो वी कॉल इट यूरिथ्राइटिस। जिस तरह आपके गले में टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल खराब हो जाते हैं, राइट? फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो टिस जब भी आ जाता है इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। आगे जाके देखते हैं, ये ब्लैडर है। अगर ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन आ जाए तो फिर उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। टर्म्स ये आपने याद रखने, सिस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस। अच्छा, अगर किडनी में इन्फेक्शन है, मतलब कोई वो मखसूस नहीं है कि किडनी के अंदर वो ये यूरेटर है या ब्लैडर यूरिथ्रा, अगर वो किडनी में जख्म आ गया है, सो देन इट कॉल्ड व्हाट? पाइलोनेफ्राइटिस। होल किडनी के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन हम लोग अक्सर जरासीम के लिए बोला करेंगे, मतलब इन्फेक्शन हो गया तो उसका मतलब है कि वहाँ पर कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है। जब कोई बैक्टीरिया या फंगस किसी जिस्म के जगह को ख़राब करते हैं, मुतासिर करते हैं, उधर हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। अदरवाइज अगर बैक्टीरिया नहीं, मिसाल के तौर पर ये जगह आपने थोड़ा सा इसको रब कर दिया और कुछ देर बाद वो सुर्ख हो गया, तो ये क्या है? आप इसको इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं कह सकते। इन्फेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई जरासीम या कोई ज़िंदा चीज़ जैसे कि फंगस, फंजाई, वो अगर आज तो इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, इनका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट
इनका इलाज हम लोग किससे करते हैं? एंटीबायोटिक, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बैक्टीरिया होता है। देखो ये जो ट्रैक्ट है खासकर यूरिथ्रा में, यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं। दे आर एक्चुअली फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये आपको बचाते हैं। कभी कभी आपका जिस्म खुद ही कमज़ोर हो जाता है, इन्हीं बैक्टीरिया से की वजह से फिर बीमारी हो जाती है। इन्हीं बैक्टीरिया, जब आपका अपना जिस्म कमज़ोर हो जाता है तो इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाता है। इस इन्फेक्शन के लिए कुछ बैक्टीरिया का नाम हम आपको बताएंगे। इकोलाई। रिमेंबर, हमारे बॉडी में अपने ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि उसकी वजह से बीमारी हो सकती है, तो उसमें से ये इकोलाई बड़ा मशहूर है। इसका पूरा नाम है इस्कीरिशिया। इस्कीरिशिया को लेकर उसको इकोलाई बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये थोड़ा सा आउटसाइड से आ सकता है। दिस इज कॉल्ड एनगोनोरिया। एनगोनोरिया, एनगोनोरिया की वजह से जो बीमारी है, बैक्टीरिया का नाम एनगोनोरिया है, लेकिन जो बीमारी है उसका नाम भी गोनोरिया है। और इसमें सेक्सुअल ऑर्गन ख़राब हो जाने पर इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन पर आ जाता है। इसी तरह साइफिलिस बीमारी का नाम है, इसका भी यही डेफिनेशन है कि सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। आपने याद रखना है कि इस साइफिलिस, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं भेज रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ साइफिलिस, खाली इतना याद रखना है इन्फेक्शन इन द सेक्सुअल ऑर्गन। इसके लिए भी क्या कहेंगे? गोनोरिया में भी इन्फेक्शन इन द सेक्सुअल ऑर्गन। जरासीम का नाम याद रखिए। साइफिलिस की वजह के पीछे कौन सा जरासीम है? टी पैलाडियम। टी, असल में टी का मतलब है ट्रीपोनिमा। टी से मतलब ट्रीपोनिमा पैलाडियम जरासीम का पूरा नाम है। जरासीम के भी मुख्तलिफ नाम होते हैं, लेकिन आपने उसको जस्ट टी पैलाडियम बोला। ये जो एन गोनोरिया है जरासीम का नाम है, इसमें एन शो कर रहा है निजीरिया। निजीरिया, निजीरिया गोनोरिया। तो निजीरिया को हमने एन, कुछ लोग उसको नसीरिया बोलते हैं, नसीरिया गोनोरिया। तो याद करने का तरीका है, क्या करें? सो इकोलाई, निजीरिया गोनोरिया एंड ट्रीपोनिमा पैलिडम, ये 3 किस्म के बैक्टीरिया है जो हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में बहुत रोल अदा करते हैं। अदरवाइज और भी बैक्टीरिया है, लेकिन कोर्स एफएससी लेवल तक सिर्फ इन्होंने ये 3 बैक्टीरिया का नाम डाल के जब कुछ बीमारियों का नाम लिखा हुआ है, साइफिलिस, गोनोरिया, राइट। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं किडनी स्टोन्स की तरफ। किडनी स्टोन के बारे में मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने लिखना चाहता हूं। क्या आपको याद है कि किडनी के अंदर इस तरह के शेप के स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया था? पिरामिड्स। एग्जैक्टली, रिनल पिरामिड्स। इन पिरामिड के अंदर छोटे छोटे से नालियां थी। गुड, उसका नाम हमने क्या रखा था? नेफ्रॉन। आज उसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम के तमाम नेफ्रॉन जब यूरिन बनाते थे तो वो यूरिन इधर आ जाता था, इस इलाके में कलेक्ट हो जाता था। इस इलाके का नाम क्या था? रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस। और यही रिनल पेल्विस आगे जाकर किस चीज का हिस्सा बना? यूरेटर जो पाइप है, यूरेटर जो पाइप, उसका हिस्सा बना था। होता क्या है कि सम टाइम इंसान का जो ब्लड होता है, ब्लड नहीं, वैसे भी किडनी की तरफ आना है, आपको पता है। सम टाइम ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कैल्शियम का ब्लड में ज़्यादा हो जाने को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। व्हाट इज हाइपर कैल्सीमिया? कैल्शियम का ज़्यादा होना किस में? ब्लड में, हाइपर कैल्सीमिया। और दूसरा क्या है? हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर का मतलब है ज़्यादा हो, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, यूरिया का मतलब यूरिन। जब यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाता है तो उसको हाइपर कैल्सीयूरिया कहेंगे, जब खून में बढ़ जाएंगे उसको हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। तो स्टार्ट हमारा असल में यहाँ से होता है कि कैल्शियम जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होगा? ये कैल्शियम आपकी यूरिन में भी बढ़ जाते हैं।
तो कैल्शियम क्या करेंगे यहाँ पर, थोड़े बहुत चूँकि ज़्यादा हो गए, ख़तरा है, अब इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। पानी कभी कभी बंदा ज़्यादा नहीं पी रहा है, और ये एज के भी साथ अक्सर होता है, कभी यंग एज में भी हो सकता है। पानी ने आम तौर पर पानी को निकाल दिए, किस्म का सॉल्ट है, इनको निकाल देते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो इनका निकलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बचत हो जाता है, थोड़ा निकल जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, छोटा सा दाना की सूरत में। अगले दिन, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में फिर कुछ निकल गया, कुछ इधर इसी के ऊपर क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो वक्त गुजरने के लिए साथ पहले वो एक छोटा सा था और ये थोड़ा बड़ा होता जाए। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि कैल्शियम आयंस बार बार इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ कैल्शियम का रोल नहीं है, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर भी है जो मैंने आपके सामने नहीं कहा, तो ऑक्सलेट एंड फास्फेट। ये भी पत्थर के अंदर है, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ पत्थर का। तो ये बड़ा हो जाएगा, जब ये इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो या तो ये यहीं पर आकर फंस जाएगा रेनल पेल्विस में, या थोड़ा सा आगे आकर ये जो यूरेटर है इधर आके क्या करेगा, फंस जाएगा। साइज़ इसका बड़ा है तो ये पाइप से ये क्रॉस नहीं करते। कहा जाता है कि ये पत्थर इतना छोटा, अच्छा ये वो ज़मीन वाला पत्थर नहीं है जो आप लोग उठाते हैं, जिसका नाम स्टोन रखा गया, ये पत्थर की तरह सख्त है, पत्थर की तरह उसका शक्ल ज़रूर है, लेकिन ये पत्थर नहीं है। समझ आई? ये पत्थर नहीं है जो आपको रोड में मिल रहा है, ये पत्थर की तरह सख्त है। इसकी जो फिजिकल नेचर है वो स्टोन लाइक है, सो दैट दे आर कॉल्ड स्टोन। ये आपके ही खून के अंदर जो कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, खाली नाम याद रखें, ऑक्सलेट एंड फास्फेट, ये वो सॉल्ट है। ये तो ये जमा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और फिर यहाँ पर रहकर दर्द भी देंगे और इसी इलाके को इन्फ्लाम भी करेगा, इन्फ्लेमेशन भी करेगा। तो मैं इसको सुर्ख लाइनें इस तरह लिख लूँगा, ठीक है। ये इलाका ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करे। मैंने जैसे कहा था सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सेल्स ही हवाई फायरिंग करना शुरू कर लेते हैं, उससे वो जो जगह है वो जलन, सुर्ख होना, दर्द करना शुरू करते हैं। तो इधर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इधर बंदे को पेन महसूस हो रहा होगा। जब यहाँ पर ज़ख़म हो जाता है, थोड़ा सा दर्द और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जरासीम को मौका मिल जाता है अटैक करने का। नॉर्मल सिचुएशन में जरासीम बीमारी नहीं फैला सकते हैं, इधर मौजूद होंगे लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब इधर कोई कट लग जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है। अब यहाँ पर ज़ख़म भी शुरू हो जाएगा, पिप है, पानी है वगैरह, वो पे आ जाएगा। तो ये सारा का सारा गेम जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वी कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर किडनी स्टोन। आप ज़रा देखते जाइए, किडनी स्टोन के स्टडी को आप नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन किडनी। किडनी में पत्थर की मौजूदगी को नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। चीज़ आसान है, उसका टर्म मुश्किल। नेफ्रोलिथियासिस, सिंपल जवाब है, किडनी के अंदर स्टोन है, किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? ये हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल्स है, मतलब सॉल्ट है। अगर आपको मिनरल पसंद नहीं है तो हम उसको सॉल्ट भी बोलते हैं। हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल्स होते हैं। डेफिनेशन हो गया। इसकी 3 टाइप्स हो सकते हैं, इस पत्थर के 3 तरह के हो सकते हैं। या तो ये पत्थर कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होगा। अक्सर यूरिन का पीएच जब कम हो जाता है, यानी यूरिन जब एसिडिक होंगे, मतलब कभी कभी एसिडिक यूरिन जब आएगा तो वो निशानी है कैल्शियम ऑक्सलेट का। ये अभी न्यू बुक में ये पॉइंट ऐड हुआ है। कैसे पता चलेगा कि पत्थर तो है, लेकिन कौन सा पत्थर है? यूरिन के तेजाबियत से पता चलेगा। अगर यूरिन एसिडिक है यानी पीएच कम है तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाला पत्थर है। और कैल्शियम फास्फेट वाला पत्थर कब होगा? अगर यूरिन का पीएच कभी कभी बढ़ता हुआ आपको महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलाका है ये अब अल्कलाइन, पीएच ज़्यादा का मतलब अल्कलाइन। तो अल्कलाइन यूरिन अगर है तो समझ लेना कि ये कैल्शियम फास्फेट है। और अगर मुसलसल तेज़ाबी यूरिन बन रहा है, मुसलसल, तो इसका मतलब ये है कि ये यूरिक एसिड है।
इसका मतलब हुआ कि किडनी के पत्थर 3 तरह के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स? पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट और थर्ड है यूरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट तमाम जो भी किडनी के स्टोन्स के केसेस, अच्छा असल में 5 किस्म के हैं, 3 ज़्यादा मशहूर है। तो भी इस पॉइंट नोट करिए, असल में 5 किस्म के हैं लेकिन उसमें 3 मशहूर है। उसमें से एक सिस्टीन के नाम से भी है, मुझे सिस्टीन वाला भी एक पत्थर है, सिस्टीन वाला पत्थर है, तो कभी आपके लिए नाम कोई नया ना हो। मशहूर है कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन, यूरिक एसिड का स्टोन। यूरिक एसिड भी पत्थर बनाता है बट कम है, बहुत कम है। जो लोग मरीज़ आप हॉस्पिटल जाते हैं पर उनके अंदर जो किडनी स्टोन होते हैं, आप उधर जाके 70% मरीज़ों में ये वाले पत्थर हैं। कुछ 100 में से 10 ऐसे मरीज़ हैं जिनका पत्थर यूरिक एसिड वाला पत्थर है। ओके, अब मैं आपको इस पत्थर का थोड़ा सा शक्ल भी बताता चलूँ। ये जो स्टोन्स होते हैं ये या तो गोल होंगे या थोड़े बहुत इरेगुलर होंगे, सरफेस फिर भी इनका वो कांटेदार नहीं होगा। बट एक स्टोन ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल कांटेदार होगा, ब्रांचिंग, ब्रांच। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं, इनके शाखें होती हैं, इनका नाम रखा गया है स्टेगर्न स्टोन। जो ब्रांचिंग पत्थर होते हैं उसका नाम है स्टेगर्न स्टोन। ओके, जिस तरह हाइपर कैल्सीमिया ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में, हाइपर कैल्सीरिया ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में, हाइपर ऑक्सलोरिया क्या होगा? हाइपर का मतलब है ज़्यादा, ऑक्सलेट इन यूरिया, यूरिया में जब ऑक्सलेट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हाइपर ऑक्सलोरिया कहेंगे। किडनी स्टोन के बारे में एक चीज़ नोट कर ले, एक तो एज में अक्सर हो जाता है, आमतौर पर यंग एज में नहीं होता। इंसान का जिस्म ऐसा बनाया गया है कि एक स्टेज तक इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही होती है, बीमारियों के चांसेस होते हैं लेकिन बीमारियों को हटाया जाता है, ना करो, चलो नहीं कर सकते हो अभी। एक स्टेज आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में कि उसका बीमार होना आसान हो जाता है। उसका जिस्म को अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह से है कि अब तुम्हारी जो पावर वाला टाइम था वो अब आस्ता आस्ता ख़त्म होने वाला है। हर इंसान की जिस्म में जितना भी पावरफुल, ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद इंसान होगा, उसका टाइम आता है कि उसकी सेहत गिर जाती है। आप ज़्यादा कोशिश करोगे, ज़्यादा खर्चे करोगे तो आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट यू हैव टू बी ओल्ड। तो उसकी एज की वजह से जिस्म के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, इनको ज़्यादा टाइम इससे बचने का तरीका क्या है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये इनके चांसेस फिर नहीं होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग पानी भी तो फिर भी आ सकता है, रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि द वन हु ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर may protect him or herself from this disease, erythropoiesis। अच्छा, अब किडनी के अंदर स्टोन आ गया है, किडनी के अंदर स्टोन आ चुका है, इसका इलाज क्या है? अगर तो ये ज़ख्म है, बाज़ औक़ात ये पत्थर खुद ब खुद निकल जाता है, बहुत दर्द, शदीद दर्द। इसका पेन लोगों को हुआ नहीं है, मतलब होता नहीं है आमतौर पर जो है, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट को बताता हूं कि इसका जो पेन होता है ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक किस्म, बहुत शदीद किस्म का पेन होता है। ठीक है, अगर तो ये ज़ख्म है तो एंटीबायोटिक दे देंगे ज़ख्म ठीक करने के लिए। हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। जैसे यहाँ पर आपने
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जरासीम को मारने वाली दवा। ये जो आप अगमेंटिन बहुत मशहूर है मेडिकल स्टोर में, अगमेंटिन लें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये वाले क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है, तो आप एंटीबायोटिक देंगे। अदरवाइज इस पत्थर को निकालना होगा। पहले क्या था, सर्जरी होती थी, सर्जरी से पत्थर निकाला जाता, तो उसके बहुत नुकसान भी हो सकते थे। एक बार किडनी में आपने थोड़ा सा कट लगा लिया तो फिर क्या रह गया उसमें। तो अब क्या है, अब विदाउट सर्जरी, अब विदाउट सर्जरी हम इस पत्थर को तोड़ देते हैं। किस चीज से? वेव्स से। ऐसे ऐसे वेव्स हैं जो पथरीले स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। कि कभी कभी आपने सुना है सिंगर अपने आवाज से गिलास को तोड़ देता है? यस। आवाज के अंदर क्या है, ये वेव्स है कि नहीं है? वैसे अंदर वाइब्रेशंस है। गिलास, ये फिजिक्स में आएगा ऑसिलेशन के चैप्टर में। कभी कभी फौजी लोग जब एक ब्रिज के ऊपर से सफ़र करते हैं, उनको कमांड, मेन कमांड बोलता है कि आप लोग, फौजी लोग तो जब जाते हैं ना, तो वो इनका सारा स्टेप एक होता है। अगर एक लेफ्ट लेग आ गया जो, तो सबका लेफ्ट लेग आएगा, तो ध्रुव 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 ऐसे मूव करते हैं ना। उससे क्या होता है, उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। उनका वाइब्रेशन, उन ब्रिज के वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, तोड़ दे, पूरा ब्रिज को भी तोड़ दे, क्योंकि ब्रिज के अंदर अपना वाइब्रेशन है। फौजी लोग अपनी तरफ से वाइब्रेशन भेज रहे हैं, इनका वाइब्रेशन और ब्रिज का अपना वाइब्रेशन मैच कर लेता है। मैं आपको सादा बायोलॉजी में भी बता रहा हूँ, अदरवाइज फिजिक्स में इसका अपना टॉपिक है। इन दोनों के वाइब्रेशन जब मैच कर लेते हैं तो वो पूरा का पूरा ब्रिज ही टूट जाता है, हालांकि काफ़ी स्ट्रांग ब्रिज होता है। तो इतने मजबूत ब्रिजेस पर फौजियों को क्यों कहा जाता है कि अपना स्टेप ब्रेक कर दो? उस पे से रेलगाड़ी तक सफ़र कर सकती है, लेकिन फौजियों का वजन में ऐसा क्या है कि उसको बोलते हैं अपना स्टेप ब्रेक कर दो, ताकि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस ना हो जाए। सो मेरा कहने का मतलब है कि वाइब्रेशन, वेव से चीज़ों को तोड़ा जा सकता है। या बाज़ सिंगर होते हैं वो ऐसे आवाज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं कि ग्लास कपकपाना शुरू कर लेते हैं एंड देन टूट जाते हैं। उसकी वजह क्या है? ग्लास के अंदर अपना वाइब्रेशन है, आपको फील नहीं हो रहा है, उसके अंदर वाइब्रेशन है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो रेस्ट में नहीं है। कुर्सी आपको रेस्ट में नज़र आ जाएगी, लेकिन कुर्सी के अंदर जो एटम्स है वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो हर चीज़ के अंदर वाइब्रेशन है। आवाज़ के वाइब्रेशन और गिलास के वाइब्रेशन को जब मैच हो जाते हैं तो उससे गिलास फट जाता है। डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो हम नहीं बता रहे हैं अब आपको। इसी तरह ये जो पत्थर है, इसके अंदर एटम्स है कि नहीं है? उसकी अपनी वाइब्रेशन है कि नहीं है? तो इन वाइब्रेशन, इनको तोड़ने के लिए हम लोग बाहर से वेव्स देंगे। क्या देंगे? वाइब्रेशंस प्रोवाइड करेंगे। वो ख़ास किस्म की वाइब्रेशंस हैं, शॉक वेव्स के नाम से, कि वो जब इस पत्थर पे पड़ते हैं तो पत्थर कपकपाना शुरू करके इधरी इसके ज़रे ज़रे हो जाते हैं। पत्थर को वेव्स की मदद से बग़ैर सर्जरी के तोड़ देने को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं क्या आपने अंग्रेजी में? ब्रेक डाउन ऑफ अ स्टोन बाय द हेल्प ऑफ वेव्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बगैर सर्जरी का इलाज को क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के अब नए कोर्स में थोड़े से नाम दिए हुए हैं, 2 नाम है। 2 तरह की लिथोट्रिप्सी की जाती है। अगर तो पत्थर स्मॉल है तो उसके लिए ESWL एसवल वाला लिथोट्रिप्सी किया जाएगा। व्हाट इज E? E फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, E फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, SW शॉक, S फॉर शॉक, W फॉर वेव्स। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स, L फॉर लिथोट्रिप्सी। ये ESWL लिथोट्रिप्सी, इसके लिए क्या होता है कि जिस्म के बाहर से मशीन बाहर रखा हुआ है
और उस मशीन से वेव्स को किडनी के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, और उसी के अंदर भी पत्थर खुद बहुत टूट जाते हैं। तो मशीन बाहर है, वेव्स बाहर से आ रहे हैं। इसका नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स। मशीन बाहर है, वेव्स बाहर से आ रहे हैं, पत्थर टूट रहा है। कौन सा पत्थर है? स्मॉल पत्थर, छोटा स्टोन के लिए ये वाला है। अगर तो वो बड़ा स्टोन है, लार्ज स्टोन है, तो लार्ज स्टोन के लिए ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं, उसके लिए दूसरा है PCNL, परक्यूटानियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटानियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, PCNL के नाम से। इसमें क्या होता है, मरीज का जो बैक होता है ना पीछे से, उसमें एक ट्यूब अंदर डाल देते हैं उसके किडनी तक। ये उसका पीछे का कमर है, कमर से एक ट्यूब उसके किडनी तक ले आते हैं। इसके अंदर कैमरा टाइप का स्ट्रक्चर अंदर ले आते हैं ताकि बाहर से देखे, और फिर एक ख़ास किस्म के अल्ट्रासाउंड मटेरियल की मदद से इस पत्थर को फिर से ब्रेक किया, जैसे शॉक वेव्स करते तो यहाँ पर वो वेव्स हम भेज देंगे। अब उनको यहाँ से पकड़ के निकालना भी होता है, तो एक ख़ास डिवाइस के ज़रिए से उनको पकड़ के निकाला जाता है। तो बड़े बड़े पत्थरों को पहले वेव्स के ज़रिए तोड़ दिया जाएगा, और इस जिस रास्ते से कैमरा लाया था, कैमरे से पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। कैमरा अंदर डाला, और कैमरे का जो इमेज है वो कंप्यूटर पे देख रहे हैं। तो ख़ास इनका क्या कहते हैं, सीजर टाइप के मटीरियल होते हैं जिसको ग्रैब करके पकड़ लेते हैं, ग्रैस्प करके, तो उनसे कैमरे में देखकर पकड़ लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक किस्म की लिथोट्रिप्सी है जदीद टेक्निक में। इसका नाम क्या है? परक्यूटानियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, और दूसरा है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी। ज़रा कैमरे को घुमाओ। नहीं, बोन क्यों डैमेज होंगी? गुड क्वेश्चन। जो वेव्स हमने तैयार की हुई है, ये वेव हर चीज को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर बोन को तोड़ना है तो बोन के मुताबिक फिर बोन वाली वेव बनाएंगे। बोन का वाइब्रेशन अलग है, पत्थर का वाइब्रेशन अलग है। तो जिस वाइब्रेशन से आप पत्थर को तोड़ रहे हैं, उस वाइब्रेशन से बोन को आप नहीं तोड़ते, उसको मैच करना पड़ता है। तो जो शॉक वेव आप भेज रहे हैं वो पत्थर को मैच कर लेते हैं, पत्थर को तोड़ देता है, लेकिन वो हड्डियों के साथ मैच नहीं करता, हड्डी को नहीं तोड़ सकते। सो दैट्स वेरी रियली गुड क्वेश्चन, राइट? वो डिपेंड करता है वेव्स पर। नाउ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब क्या है? जब गुर्दे के अंदर खून को फिल्टर करने का सलाहियत ख़त्म हो जाए। फेलियर टू फिल्टर। अच्छा, आपके किडनी में तो ब्लड फिल्टर ही होते हैं ना, ब्लड खून की सफाई होती है, वो नेफ्रॉन के अंदर कचरा आ रहा है, बाकी खून जा रहा है। अगर गुर्दा इस काम करने से कासिर रहे, ना कर सके, हम कहते हैं गुर्दा क्या हुआ है? फेल हुआ है, गुर्दा फेल हुआ है। सो वी कॉल किडनी फेलियर। 2 लाइनों का तो क्या, 2 वर्ड्स वाला डेफिनेशन है किडनी फेलियर। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर? किडनी फेलियर के लिए 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक ये है, गुर्दा थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा। एक ये बिल्कुल उसने काम छोड़ दिया। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा सा सही सलामत है तो डायलिसिस करेंगे, अदरवाइज ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट हम डायलिसिस को स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस में हम क्या करते हैं? ब्लड इज फिल्टर्ड किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ
special fluid called dialyzer, dialyzer, dialyzer. Blood is filtered by the help of special fluid called dialyzer. अब ये डायलाइजर क्या है, इसको बताने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के डायलाइजर होते हैं। डायलिसिस, एक का नाम है हेमो डायलिसिस, दूसरे का नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये दो तरह के डायलिसिस है। मैं आपको ये समझाऊंगा तो आपको ये डायलिसिस सारा समझ आ जाएगा। थोड़ा सा गौर से सुनो। अब जरा देखें, हेमोडायलिसिस में इंसान के हाथ में आपको पता है आर्टरी है कि नहीं है, और यहां पर वेन भी है। हम यहां से एक कैथेटर पास करते हैं, कैलुला नहीं, सिरिंज में जो कैलुला का नाम सुना है, इधर हम एक कैथेटर यहां पास कर लेते हैं। वो कैथेटर यहां से खून को उठा के ले जाएगा एक मशीन के अंदर, एक डिवाइस है। और जो मशीन है उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स है काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक एक यूनिट बताऊंगा। यहाँ से सबसे पहले इनको तो एक तो गर्म किया जाएगा। ये जो ब्लड आ रहा है इसको क्या किया जाएगा, बाहर सर्दी है, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 37 है, तो खून को ज़िंदा रखने के लिए टेम्परेचर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो निज़ाम बनाया हुआ, ऐसा तरतीब बनाया हुआ कि जो खून आ रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, तो टेम्परेचर मेंटेन है। साथ ही साथ जो खून आ रहा है उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जिसमें ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें हम फिर बाद में शामिल कर लेंगे। मेन चीज़ जो मैं बात कर रहा था वो डायलाइजर फ्लूइड का है। किस चीज़ का है? ये वाला जो है, ये बहुत स्पेशल फ्लूइड है। यूँ समझ लीजिए कि ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। किडनी वाला काम ये पानी करता है। इस पानी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पर ख़ास किस्म का लिक्विड रखा गया है जिसका नाम है डायलाइजर। स्पेशल लिक्विड है। इस लिक्विड की कमाल मैं आपको बताता हूँ। ये जब खून यहाँ आ जाता है तो खून के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा बता दें मुझे। आरबीसीज है ना, सेल्स हैं, और इसके अंदर पानी है, और इसके अंदर आयंस हैं। इसके अंदर कचरा कौन सा है? यूरिया। हम चाहते क्या है कि खून से क्या चीज़ बाहर चला जाए? कचरा कौन सा है? यूरिया इज़ द प्रॉब्लम, यूरिया एंड सम आयंस। तो ये जो डायलाइज़र है ये बना ही इसीलिए है कि ये खून के अंदर देकर जिधर यूरिया मिल जाए उसको अपनी तरफ खींच लेता है। आपके खून के अंदर जो यूरिया है, यूरिया को किसी लिखते हैं यू, ये यूरिया जो है ये इस डायलाइजर के अंदर आ जाएगा। ये पर्दा है, ख़ास किस्म का पर्दा है। ये कमाल पर्दे का है, डायलाइजर पर्दा। तो ये जो पर्दा है ये खून में से यूरिया को एक तरफ कर देगा। तो ये जितना भी डायलाइजर पड़ा हुआ है, ये डायलाइजर आस्ता आस्ता यूरिया से गंदा होता जाएगा
और जो खून ने अपना यूरिया छोड़ा वो खून यहाँ से बाहर निकल कर हम इसको वापस कहाँ पर भेज देंगे? एक और कैथेटर पास करेंगे। कैथेटर नंबर 1 ने खून को आया था। अगर खून के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो इस मशीन के अंदर प्रेशर वाल्व भी है, उससे हम खून के प्रेशर को ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि खून थोड़ा स्पीड से जाए। याद रखें, इस पूरे सिस्टम में गर्माई के लिए, हीट के लिए तरतीब बना हुआ जो मैंने शो नहीं किया हुआ है। वो सारे डब्बे और वो मैंने शो नहीं किया। ये डब्बा किस लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये डब्बा किस लिए है, ये जो है ये हीट दे रहा है टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के लिए। एक और डब्बा है, वो क्या करता है, ये जो डायलाइज़र यहाँ पर ख़राब हो जाता है ना डायलाइज़र, तो एक पाइप इस कचरे वाले डायलाइज़र को यहाँ पर जमा करेगा। डायलाइज़र नहीं तो आपने डाल दिया बस पूरा साल काम नहीं, डायलाइज़र गंदा हो जाता है। तो डायलाइज़र जैसे ही ओल्ड हो जाता है उसको हम यहाँ पर इस डब्बे में जमा कर लेते हैं, और ज़ाहिर है फिर आगे क्या करना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके अंदर नए के लिए एक अलग सा हमारे पास डायलाइज़र फ्लूइड यहाँ पर है, DF डायलाइज़र फ्लूइड, तो वो हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं। डायलाइज़र फ्लूइड यहाँ आता जाएगा, ताज़ा डायलाइज़र फ्लूइड आता जा रहा है और गंदा निकल के हम यहाँ पर, तो जैसे जैसे आप ब्लड को फ़िल्टर करें, तो ब्लड ने यहाँ पर अपने आप को फ़िल्टर किया, कचरा इधर फेंक दिया। ये बिल्कुल किडनी वाला काम है। जो काम किडनी में हो रहा था, किडनी में खून से कचरा पेशाब में जा रहा था, इसमें खून से कचरा डायलाइज़र में जा रहा है। तो चलो ये ब्लड यहाँ से फारिग हुआ, ये आकर यहाँ पर जो दूसरा कैथेटर है वहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे ताकि वो उसको लेके जाए जिस्म के अंदर, ये अपना सर्कुलेशन में शामिल हो जाए। तो खून आ रहा है, साफ़ होकर के ऊपर जा रहा है, वो साफ़ खून उसकी जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है। द क्रेडिट गोज़ टू डायलाइज़र फ्लूइड एंड दैट मेम्ब्रेन। अब देखो, ये आपको समझ आया डायलिसिस क्या है? डायलिसिस कि खून को एक मसनूई चीज़ की मदद से साफ़ किया जाए, दिस इज़ कॉल्ड डायलिसिस। और जो मशीन है उसका नाम है डायलाइज़र मशीन। उस मशीन के अंदर जो काम का चीज़ है उसका नाम है डायलाइज़र फ्लूइड। डायलाइज़र फ्लूइड के साथ एक पर्दा है जो खून को से यूरिया को फिल्टर करके बाकी चीज़ों को वापस भेज देता है। अब जब आपको पता चल लगे कि कमाल सारा इस डायलाइज़र का है, तो हम लोग अब दूसरा किस्म का डायलिसिस भी कर सकते हैं। दूसरा किस्म का डायलिसिस क्या है? वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में इतना सारा जंजाल नहीं करें, मरीज़ उधर बैठाया हुआ है, लिटाया हुआ है, उसका खून मशीन में आ रहा है, ले जाओ मरीज़ को बार बार, फिर वो उसको मशीन पे लिटा के और करते जाओ। एक ये है, ये बड़ा शॉर्टकट है। इसमें इंसान का जो पेट है ना, पेट, ये मैं आपको जैसे इंसान का पेट थोड़ा सा निकाल के आपको बताऊंगा, ठीक है। इंसान के पेट के अंदर नीचे ये जो पेट का पर्दा है, ये वाला बाहर का पर्दा है, ठीक है, उस पर जिल्द है, उसको छोड़ो। इस पेट के नीचे आपको एक मेम्ब्रेन नजर आएगा, बिल्कुल एक थैले की तरह। इसका नाम है पेरिटोनियम। एक बैग है, पूरा पेट को आसपास कवर किया हुआ है, उसका नाम है क्या? पेरिटोनियम। पेट के अंदर है, पर्दा है जिस तरह। अच्छा, हमने देखा कि खून की जो नालियाँ होती है, बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ यहाँ आई हुई है इस थैले की तरफ। क्या नाम है इसका? पेरिटोनियम की तरफ बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ आ रही है। तो हमने सोचा कि चूँकि इधर खून आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा खून इधर आ रहा है, क्यों ना हम एक इंजेक्शन, एक सिरिंज के ज़रिए, एक डिवाइस के ज़रिए ये जो डायलाइज़र फ्लूइड है ना, DF, अगर हम ये अपना डायलाइज़र फ्लूइड यहाँ पे छोड़ दें, व्हाट विल हैपन? खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इस खून के अंदर जो यूरिया है, क्या वो इस खून को छोड़कर इस डायलिसिस फ्लूइड में नहीं जाएगा? जिस तरह वहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड का यूरिया के साथ एक ख़ास बंधन है कि वो यूरिया को अपनी तरफ खींचते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये यूरिया को इस खून से, क्योंकि वैसे कुदरती तौर पर खून इधर बहुत ज़्यादा आ रहा है पेरिटोनियम में, तो पेरिटोनियम में ब्लड आकर यूरिया को अपने साथ लेके जाएगा, बाकी ब्लड अपने काम से चला जाएगा, ये होता रहेगा। तो ये भी वक्तन फ़वक्तन क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, इसको वक्तन फ़वक्तन उसको भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब तक ये पड़ा हुआ है, बस एक छोटा सा कैलुला है, पाइप इसका बाहर आया हुआ है, उसको छुपाओ, जब भी डायलिसिस फ्लूइड कचरे को निकाल के डायलिसिस फ्लूइड को उसके अंदर नया डाल के फिर से घूमते हो फिरते जाओ। मतलब एक ख़ास टाइम के बाद ये आप रिप्लेस करते जाओ, आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये कर दो। सो ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है, विद इन द बॉडी हो रहा है, कोई मशीन यहाँ नहीं है, क्योंकि मशीन में जो गरमाई था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारा का सारा इधर पहले से मिल रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो लिहाजा इस तरह के डायलिसिस को, शॉर्टकट वाला डायलिसिस को बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। वाई द नेम पेरिटोनियल इज़ देयर? क्योंकि ये जो पर्दा है, पेट के नीचे जो पर्दा है पेरिटोनियम, क्योंकि इस पर्दे के अंदर हम लोग ये फ्लूइड डालते, इसी इसका नाम रखा गया पेरिटोनियल डायलिसिस। और दूसरा जो हीमोडायलिसिस है, इट इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के बाहर है और ये बॉडी के अंदर है। आखिर पर आ जाते हैं ट्रांसप्लांट। एक बार डायलिसिस किया जाए दोबारा कितने टाइम में चाहिए? इसको डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मरीज़ के जिस्म के ताकत पर। बाज़ मरीज़ बड़े कमज़ोर होते हैं, महीने में एक बार कर, दो तीन बार करना पड़ेगा, इवन हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है। डिपेंड करता है मरीज़ किस हालत में है। आप ये नहीं कह सकते डायलिसिस जो है बस ये हर मरीज़ के लिए एक महीने के बाद है, तो ऐसा कोई ख़ास फिक्स नंबर नहीं है। मरीज़ की हालत देख कर डिसाइड किया जाता है कि अब एक महीने के बाद आएगा। कभी कभी ये होता है कि एक मरीज़ हर 3 महीने के बाद डायलिसिस करता है, बट वक्त गुजरने के साथ वही मरीज़ एक महीने के बाद डायलिसिस करना शुरू करते हैं, और वक्त गुजरता है वही मरीज़ 1 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस करते हैं। फिर ऐसा स्टेज भी आ जाता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है कि ये डेली डायलिसिस करें, एंड दैट विल बी द एंडिंग स्टेजेस। इलाज नहीं हुआ तो गुजारा है, जरूरत नहीं कि गुजारा है, ये भी किस्म का ज़िंदगी में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हो बस इलाज हो जाए, वो चंद दिनों के लिए उम्र में इजाफा करने के लिए कि ज़िंदा रहे बंदा। ठीक है, अगर आपको ज़िंदगी मिले तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर हम अक्सर भी भूल जाते हैं कि ये बीमारी हमें कभी नहीं लगती, राइट। कभी हम दिल की बीमारी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं पर ये सोचते नहीं कि हमें भी लग सकती है। क्या आप लोग इंसान नहीं हो हमारी तरह? हम सब इंसान हैं। ना जाने कौन सी टाइप ऑफ बीमारी हमें फ्यूचर में जो है लगेगी, और हो हमें लगेगी। मेंटली प्रिपेयर, आई एंड यू ऑल शुड बी प्रिपेयर फॉर इट, वॉट एवर डिजीज़ कम। आने दो, मैं अपना एहतियात करूँगा। कभी डिजीज़ नहीं लगती है बंदे को, कोई डिजीज़ नहीं लगती है, कोई एक्सीडेंट में मरा गया, ना दिल की बीमारी, ना गुर्दे की बीमारी, कुछ भी नहीं। अचानक एक्सीडेंट हुआ, उसको पता भी नहीं था। ठीक है, सो पर्सन शुड ऑलवेज बी रेडी कि एनीथिंग हैपन्स टू मी। कोई बीमारी आ सकती। मेरे एक स्टूडेंट है वो समी तरीन, वो मेरा स्टूडेंट था, फिर हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट भी लगा। यूनिवर्सिटी में हमारे साथ बड़ा अच्छा क्रिकेट भी खेलता था। उसकी एक उंगली जो है वो कटी हुई थी, मतलब आप तस्वुर ही नहीं कर सकते थे। एंड अभी 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल में उसकी डेथ हो गई थी। इसका कहने का मकसद क्या है? बंदा क्यों ऐसी बात, इस तरह बातें मैं इसलिए आपको लोगों को बता रहा हूँ कि अपने आप को पहचान लो, अपना जो असलियत है। वी आर नॉट, आवर बॉडी इज़ नॉट इन आवर सोल कंट्रोल। अगर हमारे सोल कंट्रोल में होता तो हमारी बॉडी को मच्छर भी नहीं लगता। एक बटन बताओ, मच्छर गायब। हमारी बॉडी को कुछ नहीं होता। हमारी बॉडी में सिस्टम होता, अगर हमारे कंट्रोल में होता। अगर बिल्डिंग से कोई पत्थर गिर रहा होता, हमें पता नहीं, तो बॉडी के अंदर तूत की आवाज़ आ रही होती, पत्थर उधर रुक जाता, बॉडी हमें सिग्नल देता कि पत्थर आ रहा है, तुम अपने आप को बचाओ। सो दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। आपको नज़र लग जाता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, बीमारी लगती है। इसका मतलब ये कि अगर हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट मीन्स, अक्ल वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ,
अगर आपका जिस्म आपके कंट्रोल में नहीं है, एक हद तक कंट्रोल में, हाथ ऊपर नीचे कर सकते हो, बोल सकते हो, ये कंट्रोल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सोल कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर सोल कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है, आई एम इन द कंट्रोल ऑफ समवन एल्स, मैं किसी और का हूँ, मैं किसी और के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे किसी और ने बनाया। बस ये बात अगर खोपड़ी में आ जाए, मुझे किसी और ने बनाया है, मैं ख़ुद का नहीं हूँ और मेरा एक पर्पज़ है, मेरा एक ख़ास पर्पज़ है। पर्पज़ वो नहीं है कि मैं सिर्फ खाना तलाश करूँ, अपने लिए एक अच्छा जॉब तलाश करूँ, पैसा बन जाए, ये पर्पज़ नहीं है, ये ज़रूरियात है जीने के लिए। लेकिन मेन पर्पज़ हम भूल चुके हैं। तो कीमती चीज़ें हैं, हम अल्लाह ताला ने कितने कीमती वैल्यूबल चीज़ें बनाई हुई है कि हम भूल जाते हैं। पर्पज़ हमारा एक है कि तू इस दुनिया में जो आया हुआ है, पहचानो दुनिया में आया हुआ है, किसने आपको भेजा हुआ है, किस लिए आए हुए, और आपने करना क्या है। छोटी सी ज़िंदगी है, या तो बचपन में मौत, या जवानी में मौत, या बुढ़ापे में मौत, आखिरकार आपने वापस अपने एक स्टेज पे जाना है। सोचो कि ये छोटा सा गैप क्यों आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है। पैदा हुआ, इंजॉय की, इतनी सारे बंगले, एक दो घर बना लिया, कुछ कुछ करके वापस मर गया, चीज़ें सारी इधर रह गई, गाड़ी वाड़ी वगैरह सारा, इज़्ज़त और शोहरत, पैसा सब इधर रह गया और मैं कहीं और चला गया। तो इसका मतलब ये पर्पज़ नहीं था। पर्पज़ ये था कि पहचानो आपने वापस कहीं और जाना है, तो जाने से पहले अपने आप को पहचानो, क्या तुमने करना है। इंसान घूमता फिरता है, क्या करना है, किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, वहाँ बनाया तो है। सो द ओनली गाइड फॉर दिस आंसर इज़ कि मैं इधर क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना होगा। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग था हमारे लिए, है बहुत बड़ी नेमत है। दैट इज़ कुरान। कुरान के अंदर वो सब कुछ मौजूद है आपके लिए। जो देखोगे आपका ज़िक्र है, मेरा और आपका उसमें ज़िक्र है कि क्यों कुरान आया, लोग क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, इनके साथ क्या होगा, जो ये करता था उसके साथ क्या होगा, जो ये करेंगे उसके साथ क्या होगा। क्या तुम नहीं सोचते हो जो हमने ये बनाया हुआ है? क्या तुम नहीं सोचते हो कि कैसे हमने मौत दी? क्या तुम नहीं सोचते हो कि तुम्हारे से पहले जो लोग आए थे कैसे उनको की पिटाई कर दी? क्या तुम फिक्र, ये बातें बार बार आपको नज़र आएगी, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। वरना माजरत के साथ हम लोग भेड़ बकरियाँ ही होंगे। अगर आपने पर्पज़ नहीं पहचाना, खाली दुनिया में आए, कुछ गेन किया, कुछ खा लिया, बच्चे पैदा करके भेड़ बकरियों की तरह गायब हो गए। भेड़ बकरियाँ भी यही करते हैं, आते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं ना। तो हम भी उसी तरह आके खा लेंगे, मर जाएंगे। हमारा कोई पर्पज़ नहीं, उनका भी कोई पर्पज़ है, हमारा भी कोई पर्पज़ नहीं रहेगा। सो इसमें कोट करता हुआ आखिर बात जाकर आपको फाइनलाइज़ करके छोड़ देता हूँ आप लोगों को। अल्लाह ताला ने मलाइका से कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफतन, मैं ज़मीन में खलीफा भेज रहा हूँ, भेजूँगा। खलीफा का मतलब मबूद। तो क्या है आप खलीफा? भाई आपको पता ही नहीं है। वो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं भेज रहा हूँ, खलीफा भेजूँ, उसका एक पर्पज़ होगा, कुरान में लिखा हुआ है, और आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे बतौर खलीफा यहाँ पर भेजा हुआ है, तो मेरा एक पर्पज़ है। तो दैट्स देखते हैं आगे भी इंशाल्लाह कोई पॉइंट्स आ जाए तो करेंगे। राइट ब्रदर्स, प्रेस द बटन।